गुड मॉर्निंग। आज हम भारत की विदेश नीति के संबंध में अध्ययन करेंगे। अपने अध्ययन को शुरू करने से पहले ये देखना जरूरी है कि विदेश नीति होती क्या है, किसको विदेश नीति कहा जाता है और भारत की विदेश नीति के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फिर अगला जो रहेगा फोकस हमारा वो ये देखने का कि भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की। तो सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो विदेश नीति का मतलब होता है कि वह नीति जिसके आधार पर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रूपी जो रंगमंच है उसमें अपनी भूमिका को प्ले करता है। किस आधार पर वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है, तो उसके जो कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत होते हैं उन्हीं मार्गदर्शन सिद्धांतों को है सम्मिलित रूप से है विदेश नीति कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं आज भारत की विदेश नीति की। तो भारत की विदेश नीति की को जो बनी है का जो निर्धारण किया गया है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हैं, उसको कुछ हम इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो भारत की विदेश नीति का जो पहला जो कंपोनेंट है वह यह है कि जिसको पहले इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज दैट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अर्थात भारत की विदेश नीति का जो पहला जो तत्व है वह यह है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति हो। स्वतंत्र, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब क्या है, किस आधार पर इन लोगों ने कहा है। दूसरा कंपोनेंट है वह यह है कि अवे फ्रॉम ब्लॉक्स राइवलरी, की जो गुटिये खींचतान है, प्रतिद्वंदिता है, उससे स्वयं को दूर रखा जाए। गुटी खींचतान से अपने आप को दूर रखा जाए। अब ये गुटी खींचतान क्या है? कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को, जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय के हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें तो हम ये देखते हैं कि उस समय दुनिया लगभग दो गुटों में बटी हुई थी। एक पूर्वी गुट था, एक पश्चिमी गुट था। पूर्वी गुट को साम्यवादी विचारधारा रिप्रेजेंट कर रही थी, तो पश्चिमी गुट को कैपिटलिस्ट विचारधारा है वो उसको कर पूंजीवादी विचारधारा उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इस दोनों गुटों के बीच में अपने अपने क्षेत्रों को लेकर, अपने प्रभाव को बढ़ाने को लेकर, अपनी स्थिति को मजबूत करने को लेकर आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि दुश्मनी चल रही थी। तो हमारी विदेश नीति का जो दूसरा कंपोनेंट उस समय जो निर्धारित किया गया जो आदमी है कि जो ब्लॉक राइवलरी है उससे हमें अपने आप को दूर रखना है, गुटी खींचतान से दूर रखना है। तीसरा कंपोनेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वह यह है कि सपोर्ट टू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि आत्मनिर्णय के जो सिद्धांत है उसका समर्थन करना है। अब ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या था ये देखना भी महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्णय के क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के समय का हम देखें, उस पर दृष्टिपात करें तो दुनिया के बहुत सारे देशों में औपनिवेशिक व्यवस्था थी, वो गुलाम थे दूसरे देशों के। तो इस दूसरे देशों को गुलाम था तो उनको आज़ाद करने का क्या था, तो आज़ाद करने का जो विल्सन के जो 14 सूत्री फार्मूला रखा गया था उसमें एक फार्मूला ये भी था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन दिया जाएगा, को विश्वव्यापी रूप से स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि दुनिया के जितने भी गुलाम और दास राष्ट्र थे, औपनिवेशिक दासता से जो त्रस्त थे, उनको अपना निर्णय करने का अधिकार स्वयं रहेगा कि वो अपनी स्थिति को सॉवरेन करना चाहते हैं या किसी बड़ी शक्ति के साथ अटैच रखना चाहते हैं। वो स्वयं वहाँ की जनता, वहाँ के लोग इस बात को निर्धारित करें। इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। तो यह तीसरा प्रिंसिपल था इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, कंपोनेंट था। अब चौथा कंपोनेंट ये था कि अपोज टू कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेशिज्म,
इसका मतलब ये हुआ कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के हर रूप का, हर प्रकार का विरोध करना। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो चौथा कंपोनेंट था वो ये था कि ये जो दुनिया के अंदर गुलामी का जो जाल बिछाया गया है, ये दुनिया के अंदर एक मानसिक दास्ता का जो नस्लवाद के नाम पे जो जाल बिछाया गया, जो ट्रैप बनाया गया है, इसका कोई भी रूप हो, उस हर रूप का विरोध होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का पूर्ण रूप से समापन होना चाहिए। ये रहा जिसके अंदर चौथा कंपोनेंट था इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। अब पांचवा इसका कंपोनेंट जैसे आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो ये रहेगा, तो इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टू इनहेंस इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। ये भारत की विदेश नीति का पांचवा बेसिक कंपोनेंट हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये अगर भारत की विदेश नीति के बेसिक कंपोनेंट्स का जिक्र करें तो उस बेसिक कंपोनेंट्स में है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, अर्थात एक स्वतंत्र विदेश नीति होगी हमारी, अवे फ्रॉम ब्लॉक राइवलरी, जो दुनिया की जो गुटीय व्यवस्था है उसमें द्विध्रुवीय गुटीय व्यवस्था थी, उससे अपने आप को दूर रखा जाए, उस द्वंद्वता से, उस खींचतान से। सपोर्ट टू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन किया जाए। कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म और रशियलिज्म के हर रूप का विरोध किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को इन्हांस किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी में देख सकते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 को अवलोकन करना भी प्रासंगिक हो जाता है। भारत के संविधान के जो 51वां जो अनुच्छेद है उसके अंदर भारत की विदेश नीति के जो बेसिक है ना कंपोनेंट्स का जिक्र भी किया गया है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 51 में साफ साफ लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। दूसरा जो उस कंपोनेंट लिखाया गया है जस्ट एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, की समानता और न्याय पर आधारित है आपसी संबंधों की व्यवस्था हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का है सम्मान किया जाना चाहिए। आर्बिट्रेटरी मेथड्स टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब आर्बिट्रेटिव मेथड्स हैं वो दुनिया के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी कि मध्यस्थतावादी जो 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 तरीके होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में उपयोग किया जाना चाहिए। तो अगर आर्टिकल 51 का अगर हम अवलोकन करें तो हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की 4 बेसिक कंपोनेंट्स उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, नंबर 2 जस्ट एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, नंबर 3 respect of international laws and treaties, number 4 arbitrary methods to resolve the conflicts. So these are the 4 basic components in Indian foreign policy which is described in article 53 of Indian constitution. तो ये हम अगर देखें तो बेसिक कंपोनेंट्स को हम अध्ययन किया यहाँ पे। अब हमारा जो 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 फोकस रहेगा चीज़ के अंदर वो ये रहेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे थे इसके अंदर, डिटर्मिनेंट क्या है इसके अंदर, भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो हम अभी जिक्र करते हैं कि विदेश नीति के निर्धारित करने वाले तत्वों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदेश नीति का निर्धारित करने वाले तत्वों में जो पहला तत्व है जिसको हम देखते हैं वह है भौगोलिक कारण। अर्थात भारत की विदेश नीति का निर्धारण करने का जो पहला जो तत्व है वह है जियोग्राफिकल एलिमेंट्स। नेपोलियन विश्व विजेता बनना चाहता था और इस दिशा में प्रयास भी किया था। स्वयं नेपोलियन ने लिखा है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात उनके कहने का मतलब यह है
कि एक देश को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में, पूरे वैश्विक पैटर्न में उसको किस नीति का अवलंबन करना है, ये बहुत कुछ निर्धारित वहाँ के भूगोल करती है। अर्थात भौगोलिक तत्व विदेश नीति के निर्धारण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कुछ इसी प्रकार का कथन है के.एम. पाणिकर का भी है, जिसमें वो कहते हैं कि यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा ऐसा कहना कि विदेश नीति भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका मतलब ये भी के.एम. पाणिकर भी हैं भौगोलिक तत्वों का विदेश नीति निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने की बात करते हैं। अब हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में देखें, उसके साइज को देखें, यानी कि उसका जो एक वेसल आयकाय विशाल जो आकार है वो है। उसके सामुद्रिक और पार्वतीय जो सीमा क्षेत्र को देखें, उसके पड़ोसी व्यवस्था को देखें, उसके आस पड़ोस में जो साम्यवादी खेमा है, इन सब को अगर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीति में निर्धारण में इन तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपनी विशाल आकार के कारण भारत ने अपनी विदेश नीति को है पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत रखने का निर्णय लिया, क्योंकि इतने विशाल सीमाओं को, इतनी विस्तृत सीमाओं को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसमें भी चैलेंज के साथ में अगर उत्तर में देखें तो पर्वतीय क्षेत्र है तो उसका एक अलग पैटर्न है। फिर नीचे की साइड में देखें दक्षिण में तो वहाँ पूरा समुद्र है, तो सामुद्रिक सीमा भी भारत की बहुत विस्तृत है और पर्वतीय सीमा भी बहुत विस्तृत है, मरुस्थलीय सीमा भी विस्तृत सीमा आती है। तो इन विविधताओं को देखते हुए सीमाओं की, तो उसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसके भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्धारण में इन सारे तत्वों को अपनी पूरी तरह से केंद्र में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया। इसी का एक उदाहरण है 1997 के अंदर भारत ने 13 देशों के साथ मिलकर हिम्मत सेक्स जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हिम्मतक्षेप नाम के एक संगठन की घोषणा की, ताकि सामुद्रिक क्षेत्र में भारत की सामुद्रिक सीमा की रक्षा की जा सके और आसपास के इसके जो पड़ोसी देश हैं, निकटवर्ती देश हैं, उनसे सहयोग लिया जा सके। तो भारत ने अपनी विदेश नीति का जो निर्धारण किया है उसमें भूगोल एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में रहा है, जो पहले भी था और आज भी है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अगर दूसरे तत्व का हम जिक्र करें तो दूसरा जो तत्व है इसमें है वह है विचारधारा, आइडियोलॉजीज। विचारधारा तो भारत की विदेश नीति के निर्धारण के अंदर हम देख सकते हैं कि शांति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, अहिंसा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अहिंसा की तो संकल्पना को ही स्थापित किया गया है, सहिष्णुता और समन्वय को जो जोर दिया गया है, मानवतावाद भी इस मुख्य रूप से स्थापित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में यहाँ की जो विचारधाराएं हैं, शांति है, अहिंसा है, सहिष्णुता है, मित्रता है और मानवतावाद है, इन सब ने भारत की विदेश नीति को मॉडिफाइड रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांधी की शांति और अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह से हमारी विदेश नीति में स्वीकार किया गया है। बुद्ध और अशोक ने जिस अहिंसा की संकल्पना को स्थापित किया गया था उसको हमारी आधारशिला के रूप में आज भी रखा हुआ है। अकबर और शिवाजी ने जिस सहिष्णुता को प्रतिपादित किया, जिस सहिष्णुता का उपयोग किया, जिस सहिष्णुता का उन्होंने अवलंबन किया, उसे आज भी भारत की विदेश नीति में एक वैचारिक दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है, जो आज भी हमें स्पष्ट रूप से हमारी विदेश नीति में दृष्टिपात होता है। महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर और एम.एन. रॉय के मानवतावाद का भी हमारे विदेश नीति में पूरा प्रभाव नजर आता है, को पूरी तरह से उसको प्रतिबिंबित नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति थी उसमें शांति, असहिंसा, शांति, अहिंसा, सहिष्णुता, मानवतावाद और मित्रता, इन सभी वैचारिक दृष्टि को प्रतिबिंबित किया है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अगर तीसरे को तत्व का जिक्र करें तो वह है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। विदेश नीति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विदेश नीति कुछ नहीं होती है, वह राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है, और जिसका छुपा हुआ जो रूप होता है, जिसका इनहेरेंट जो रूप होता है, वह होता है डिप्लोमेसी। अगर हम भारत की विदेश नीति के संदर्भ में उसके राष्ट्रीय हितों को जोड़कर देखें, कई बार ये एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है
हमने अपने राष्ट्रीय हितों को न्यौछावर कर दिया है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ रूप यही होता है कि उसके अंतर्निहित जो हमारा उद्देश्य है वह होता है अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना। अरब राष्ट्रों के प्रति भारत की समर्थन की नीति भारत के राष्ट्रीय हितों से सीधा मेल खाती है। अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर भारत ने इजराइल का समर्थन न करके अरब राष्ट्रों का शुरू से ही समर्थन किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता होने के बावजूद 9 अगस्त 1971 को भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की। बावजूद इसके कि भारत एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता और अग्रणी नेता है, लेकिन भारत ने रशिया के साथ में, क्योंकि उस समय की जरूरत थी, पाकिस्तान की पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में जो हस्तक्षेप, जिस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही थी, पश्चिमी क्षेत्र में जिस प्रकार का वो अग्रेशन दिखा रहा था, और अमेरिका का कहीं ना कहीं उसमें एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। तो उसको देखते हुए 1971 के अंदर भारत ने जो रूस के साथ संधि की, वो वास्तव में भारत के राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर की गई ही एक नीति थी। इसी के अंदर हम देखें, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का भी भारत ने विरोध किया, और यहाँ तक कि जनवरी 1980 के अंदर यूएन में जो इस प्रकार का प्रस्ताव आया तो भारत ने उसका समर्थन किया। जबकि भारत की निकट मित्रता थी सोवियत संघ के साथ, बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर, अपने राष्ट्रीय हितों के चलते हुए सोवियत संघ के अफगान हस्तक्षेप का विरोध किया। इसी प्रकार जून 1987 के अंदर भारत ने जाफना में कार्रवाई की। वो मानवतावादी दृष्टिकोण के मद्देनजर किया गया एक भारत की एक पहल थी। भारत किसी के भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का सदा खिलाफ रहा है, लेकिन मानवतावादी मूल्यों के मद्देनजर भारत को अपने दक्षिण में श्रीलंका में जो जाफना द्वीप में है, जिस प्रकार की बर्बर कार्रवाई वहाँ की सरकार द्वारा तमिलों के विरुद्ध हो रही थी, तो उसके मद्देनजर भारत ने 1987 के अंदर जाफना में कार्रवाई की। वो भारत के मानवीय मूल्यों से प्रेरित थी। भारत के रईस में इसमें भी भारत का राष्ट्रीय हित नहीं था। दक्षिणी भारतीय नीति को लेकर ये किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एनपीटी और सीटीपीटी का भारत ने विरोध किया। हालांकि भारत परमाणु प्रसार का विरोध करता है, सैद्धांतिक रूप से सदैव भारत परमाणु प्रसार का विरोध करता है, लेकिन बावजूद इसके भारत ने 1967 में न तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए और न ही 1996 में सीटीपीटी पर हस्ताक्षर किए। इसका हस्ताक्षर नहीं करने का कारण भी यही था क्योंकि इसके अंदर भारत के राष्ट्रीय हित नहीं थे। क्योंकि जब भारत के एकदम पड़ोस में उसके सर पे कोई न्यूक्लियर पावर बैठा हुआ हो और ऐसे में भारत अपनी नीति को पूरी तरह से परमाणु मुक्त कर दे, तो यह भारतीय राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं था और भारत ने ऐसा ही किया। अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत की विदेश नीति के निर्धारण का जो नेक्स्ट तत्व है वो है हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं वो भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उदारता, शांति, समन्वय, सहिष्णुता और मानवता, ये सारे हिंदू सभ्यता के वैल्यूज हैं जिसको भारत ने अपनी विदेश नीति में स्थान दिया है। उदारता हो, शांति, समन्वय, सहिष्णुता और मानवतावाद, सब के सब पांचों मूल्यों को जो हिंदू सभ्यता के मूल्य माने जाते हैं, उनको भारत ने अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उदारतावाद, संसदीय व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा और अंग्रेजी भाषा, ये भारत में औपनिवेशिक जो काल था, यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड था, उसकी एक प्रकार से उसकी देन है। उसका प्रभाव, उस हिस्टोरिकल फेज का प्रभाव भारत की विदेश नीति में आज भी नजर आता है। आज उसी का प्रभाव है उदारतावाद, संसदीय व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। ये सारे के सारे तत्व उसी ऐतिहासिक काल के परिणाम हैं। इसी प्रकार अगर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों को देखा जाए, जो आज हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, तो वो भी हमारे हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस हैं, ऐतिहासिक अनुभव हैं, उसी पर आधारित हैं। नस्लवाद का विरोध है वो भारत के मानवतावादी विचारों से प्रेरित है। आज भी भारत नस्लवाद का विरोध करता है। पंचशील का जो सिद्धांत हमने अपनाया है, जो आज भी हमारे विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है, वह गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से प्रेरित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं,
पीस है, अहिंसा है, आपका सहिष्णुता है, समन्वय है, उदारता है, ये सारे के सारे भारत की हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। और उन्हीं हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का आज जो शेप है उसमें उसकी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विदेश नीति के निर्धारण का जो हम पांचवा तत्व है वह उसको है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एलिमेंट्स। कोई भी देश अपने विदेश नीति का निर्धारण करते समय वहाँ अपने उसमें इकोनॉमिक नीड्स और मिलिट्री जो नीड्स हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता, उसको किसी भी रूप में उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्धारण में अपने इकोनॉमिक नीड्स को महत्वपूर्ण स्थान के रूप में स्थापित किया, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, एक नव स्वतंत्र राज्य के रूप में जब भारत का उदय हुआ था, तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। उसका बहुत कुछ निर्भरता उसकी यहाँ तक कि खाद्यान्न पर उसकी निर्भरता भी पश्चिमी देशों पर थी। भारत का जो कुटीर उद्योग है, उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था, वो ख़त्म हो चुका था। तो ऐसे में भारत अपने आप को पूर्ण रूप से दुनिया से आइसोलेट कर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो भारत के सामने उसकी जनता के पेट भरण का कहीं संकट खड़ा हो जाता। तो ऐसे में भारत ने अपनी बहुत ही सूझबूझ से अपने आर्थिक स्थिति के मद को ध्यान में रखते हुए दुनिया के देशों के साथ में, दुनिया के जो समृद्ध देशों के साथ में अपने संबंधों को सौहार्दपूर्ण और मजबूत बनाया। इसी प्रकार जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें भारत अपने आप में एक सैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत ताकत नहीं था। आज हम हैं। आज भारत दुनिया की एक बहुत ही तीसरी महान शक्ति है सैनिक दृष्टि से, लेकिन उस समय भारत के पास इन आर्थिक संसाधनों के साथ साथ सैनिक आवश्यकताओं का पूरी तरह से अभाव था। न तो भारत के पास सैनिक तकनीक थी, न भारत के पास हथियार थे, न उसके पास कोई बहुत बड़ा मिलिट्री बेस था। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र ही भारत ने दुनिया की उस समय की जो ब्लॉक व्यवस्था है उसको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने का प्रयास किया और दोनों तरफ से ही अपनी सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया। तो विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक और सैन्य तत्वों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जैसा कि भारत में भी हुआ। विदेश नीति के निर्धारण में जो अगला तत्व है डिटरमिनेंट है, वह है पर्सनैलिटी। कोई भी दुनिया का किसी भी राष्ट्र को उठा के देख लीजिए, उस देश के निर्माण में वहाँ के जो नेतृत्व वर्ग है, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के संदर्भ में कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नेहरू का व्यक्तित्व है। कोई भी देश रहा तो भारत की विदेश नीति का जो हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासीवाद का विरोध, इन सब पर नेहरूवादी दृष्टिकोण का विचार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसी प्रकार नेहरू ने कहा था कि दुनिया के अंदर जो जितने भी विवाद हैं उनका शांतिपूर्ण निदान हो। दुनिया के अंदर जो ब्लॉक व्यवस्था है उसमें हम असंलग्न रहेंगे, यानी कि उसके साथ किसी भी प्रकार का अलाइनमेंट नहीं करेंगे। तो भारत की विदेश नीति का निर्धारण करने में नेहरू के व्यक्तित्व की एक अमिट छाप है। हालांकि इसके कालांतर में हम देखें तो जो भी आए तो इंदिरा गांधी जी का भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1977 की जनता पार्टी सरकार है में आए तो वहाँ पे हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व का भी निर्धारण हुआ। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि मोदी जी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव नजर आता है। तो किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारण करने में वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। और शुरुआत के समय में इसे पंडित नेहरू जी के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से भारत की विदेश नीति पर परिलक्षित होता है। विदेश नीति के निर्धारण में जो अगला तत्व है वह है इंटरनेशनल सिनेरियो। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के समय दुनिया के अंदर देखें तो हम ब्लॉक व्यवस्था का अभ्युदय हो चुका था। सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट, और इन दोनों गुटों के बीच में आपसी खींचातान, आपसी संघर्ष, तनाव चरम पे पहुंच चुका था, पहुंचता ही जा रहा था। और काफ़ी हद तक इनके बीच में संबंधों में असामान्य संबंध विकसित हो चुके थे। यही वो दौर था जब दुनिया के अंदर शीत युद्ध का उदय हुआ था और इस शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र खेमों को बढ़ाने में लगी हुई थी। तो ऐसे में भारत ने जब स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को, अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो को मद्देनजर रखा और भारत ने किसी भी गुट में न जाकर
केवल और केवल अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनज़र नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति भी कहा जाता है। तो अक्सर कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी भारत की आदर्शवाद से प्रेरित थी, जबकि वह ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी भारत की, वह केवल भारत के राष्ट्रीय हितों से प्रेरित थी, ताकि दुनिया की जो ब्लॉक व्यवस्था में पड़कर भारत अपने विकास को न रोके और विकास के पथ पर दोनों महाशक्तियों से समान दूरी रखते हुए, दोनों से पारस्परिक सहयोग करते हुए और इस आपसी खिंचातान को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आगे बढ़ा सके। विदेश नीति के निर्धारण का जो अगला जो तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, वह है डोमेस्टिक कंपल्सन्स की घरेलू बाध्यताएं भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं विदेश नीति के निर्धारण में। तो भारत ने जब अपनी विदेश नीति का निर्धारण का स्वरूप तैयार किया, तो उसमें भारत ने अपनी डोमेस्टिक जो परिस्थितियां थी, अपने डोमेस्टिक जो सिनेरियो था, उसको पूरी तरह से अध्ययन किया और अपने डोमेस्टिक सिनेरियो के मद्देनज़र ही भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति का, अपनी विदेश नीति का संचालन किया गया। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियां और दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावक भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा होता है, तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब राष्ट्र के अंदर मतभेद होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पाई जाती है, तब वहाँ की विदेश नीति प्रभावहीन होती है। भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से निर्बल था। विश्व राजनीति में इस कारण अधिक योगदान देने में बहुत अधिक सक्षम भी नहीं था। नेहरू का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहा, परंतु उनकी मृत्यु के बाद भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से शिथिल पड़ गई। 1971 से 77 और 1980 में श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व उभर कर आया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर उन्होंने अपने प्रभाव को स्थापित किया। इसी प्रकार कालांतर में हम देखें चीज़ के अंदर, जब राजीव गांधी आए तो वो एक टेक्नो फ्रेंड लीडरशिप थी, तो उन्होंने भारत को तकनीकी दृष्टि से मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया। नरसिंह राव आए तो, लेकिन वो एक अल्पमत सरकार थी। उसके बाद में जब एनडीए की जो सरकार आई, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। और चूंकि जब व्यक्तित्व आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप प्रभावशाली होगी, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी प्रसारित होगी। और यही इसी आज की संदर्भ में भी इसी बात को कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जब व्यक्तित्व है, तो भारत की विदेश नीति में अपना एक अलग रुख अख्तियार किया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में, चाहे वो किसी भी देश की विदेश नीति हो, उसमें महत्वपूर्ण योगदान वहाँ के भूगोल का, वहाँ की विचारधाराओं का, वहाँ के राष्ट्रीय हित का, वहाँ की ऐतिहासिक परंपराओं का, वहाँ की सैनिक और आर्थिक आवश्यकताओं का, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप का, वहाँ का उस समय के इंटरनेशनल सिनेरियो का और वहाँ के डोमेस्टिक कंपल्सन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके इर्द गिर्द ही किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण होता है। धन्यवाद।